2 दिन पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर चिंता जाहिर कर रहा है कि पूरे देश की सरकार चुनने की प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होती है, उस पे बैठे हुए लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कोई पिटीशन हो तो उस पर कार्रवाई करने का दम रखते हैं या नहीं रखते हैं। और दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय को यह जजमेंट देना पड़ता है कि जो लोग भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं, हेट स्पीच देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती, उनको करनी चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू करेगा। मैं समझता हूं कि ये हालात पैदा नहीं होने चाहिए थे। कोर्ट को ये जजमेंट देनी पड़े, यानी कोर्ट को खुद आकर भारत के संविधान की रक्षा के लिए एक तरीके से एक फाइटर के तौर पर उतरना पड़े। ये मुझे लगता है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने और संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं सोचा था। जो संविधान बनाया वो इतना बैलेंस तरीके से बनाया, मैं समझता हूं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। लेकिन उसमें बाबा साहेब की वो बात याद आती है जो उन्होंने संविधान सभा के सामने कही थी कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ईमानदार नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, तो अच्छे से अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान में अगर कुछ कमी भी हो, अगर उसके लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी होगी तो वो संविधान भी अच्छा साबित होगा। तो इस अवसर पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बेहद अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और अपने मंत्री बनने से पहले का 22 साल का वकालत का कैरियर, मेरा चैम्बर भी यहीं आपके बीच है और यहीं से शुरुआत की, बल्कि शुरुआत में तो यहीं 93 नंबर सीट पे बैठते थे हम। हमारी मूंछें भी काली थी, मूंछें भी काली थी, बाल भी काले थे, वो हमने कमा के सफ़ेद कर लिए हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि शायद पंचोली जी मुझे नहीं पहचान रहे होंगे। हम लोगों ने 1988 के करीब, अशोक भारती जी बैठे हैं, कुछ साइकिल मार्च निकाले, कई बड़े बड़े प्रोग्राम किए जिसमें पंचोली जी आप आया करते थे, हम आपको सुनते थे। गांधी पीस फाउंडेशन हाल में किया, शहीद भगत सिंह पार्क से किया, जस्टिस वीएम तारकुंडे भी होते थे। तो हम कोई अचानक इस समाज के आंदोलन में नहीं कूद गए। हमारी पूरी जिंदगी 54 साल की उम्र में से 40 साल मिशन मूवमेंट में गुजरे हैं। दुख इस बात का है कि इतना बुरा हाल देश का अब से 40 साल पहले नहीं था। जातिवाद तब भी था, आज भी है, लेकिन आज ज्यादा बुरे विभत्स रूप में सामने है। देश के संविधान को खतरा उस वक्त उतना नहीं था, संविधान प्रोटेक्ट करता दिखता था। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे लोग हैं, अगर वो लोग राजनीतिक लोगों के सामने सरेंडर कर देंगे, सत्ता में बैठे लोगों के सामने सरेंडर कर देंगे और राजनीति पूरी तरीके से जातीय धर्म पर आधारित हो जाएगी, तो फिर देश को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग तो जस्टिस जसपाल जी की दिल्ली रैंड कंट्रोल एक्ट पे सारी किताबें पढ़ के जजमेंट उसमें से निकाल के हम वकालत करते रहे। मुझे खुशी है आपके साथ भी आज मंच शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो कुछ सीखने का ही मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग, क्या इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए देश के अंदर कि जिस फासिस्ट रास्ते पर हम चल पड़े हैं, जिस नफरत के रास्ते पर भारत अब चल पड़ा है, उसका हश्र क्या होगा? क्या हमें अपने पड़ोसियों से सबक नहीं सीखना चाहिए? अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ देखें, अफगानिस्तान की तरफ देखें,
इराक की तरफ देखें, ईरान की तरफ देखें, लेबनान, सीरिया, उनकी तरफ देखें और हम ये महसूस करें कि वो जो कट्टरपन वहाँ बढ़ा, वो कट्टरपन उन देशों को तबाह कर गया। भारत अगर प्रोग्रेसिव था, आगे बढ़ रहा था, तो इसीलिए बढ़ रहा था क्योंकि यहाँ सहिष्णुता ज़्यादा थी, यहाँ दूसरे की बात को सुनने का हौसला था, यहाँ नफरत का वातावरण उस तरह नहीं बढ़ रहा था, यहाँ कम से कम जाति और धर्म पूछ के हत्याएं नहीं होती थी। जाति की वजह से उत्पीड़न था वो अलग तरह का था, और धर्म के नाम पे दंगे तो हर साल होते थे, लेकिन जो विभत्स रूप सामने अब आ रहा है और उसमें जो सपोर्ट, सत्ता का सपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखता है। और अब तो मुझे ये कहते हुए दुख भी हो रहा है, जस्टिस साहब के सामने मैं बोल रहा हूं और बड़े सोच विचार के बोल रहा हूं, अब तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजमेंट में भी कई बार न्याय नजर नहीं आता। हम लोग पढ़ते थे एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, जुडिशियस माइंड होना चाहिए एक जज का, लेकिन अब तो जजमेंट में जुडिशियस माइंड नजर नहीं आता। इसी तरह अगर जाति और धर्म के नाम पे नफरत बढ़ती रही, अगर इसी तरह संविधान से और सर्वोच्च न्यायालय से भी ज्यादा ताकतवर देश की सत्ता में बैठे लोग हो जाएंगे और लोग इस फिराक में रहेंगे कि आप जज की कुर्सी से जैसे ही हटते तुरंत आप राज्यसभा के सांसद बन जाएं, कहीं चेयरमैन बन जाएं, तो फिर न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे? लोग देश में आज भी इस कोर्ट के ऊपर भरोसा करते हैं। जब कहीं ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कोई डराता तो कहते हैं कोर्ट चला जाऊंगा मैं, यानी उन्हें अभी भी ये भरोसा है कि कोर्ट से मुझे न्याय मिल जाएगा। अब चूंकि हम लोग तो पैसे से वकील हैं, अपने अनुभव के आधार पर क्या हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि कोर्ट के अंदर आज सही मायने में सबको न्याय मिल जाता है? तो आपका मन खुद कहेगा कि शायद इस कथन में सत्यता उतनी नहीं बची है। आखिर भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। इस विविधताओं में भारत को एकजुट रखना अपने आप में बहुत मुश्किल था। आजादी के समय लगभग 565 रियासतें थी। 565 रियासतों को, और उसमें अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले, अलग प्रकार की संस्कृति को मानने वाले लोग, उनको एकजुट रखना कितना मुश्किल होगा। अगर वो आज भारत एकजुट है तो मैं इसका क्रेडिट भारत के संविधान को देना चाहूंगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को देना चाहूंगा। जितना ज्यादा भारत के संविधान पर खतरा बढ़ेगा, उतना ही भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। जितना ज्यादा भारत कट्टरपन की तरफ बढ़ेगा, उतना ही भारत के हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इराक जैसे हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा शर्म तब आती है, भारत से पूरी दुनिया को मानवता और शांति का संदेश बुद्ध के धम्म से भारत से गया। पूरे दुनिया के अंदर 56 बौद्ध देश हैं और 128 देशों में बौद्ध धम्म है। धम्म में और धर्म में अंतर लोग नहीं करते। धर्म चलता है धर्म शास्त्र से, धम्म चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। धर्म में धर्मशास्त्र के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है। पाखंडवाद, रूढ़िवादिता और न जाने क्या क्या है, अंधविश्वास है। धम्म में कोई पाखंडवाद, अंधविश्वास के लिए स्थान नहीं है। और ये धम्म जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री की बात करता है, जिसने भारत को पूरे दुनिया में गौरवान्वित करने का काम किया है। अगर हम भारत को
वो गरिमा वापस देना चाहते हैं जो भारत सोने की चिड़िया था। तो हमें उस व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा जिस व्यवस्था से भारत सोने की चिड़िया बना। क्यों दुनिया से छात्र पढ़ने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आते थे? तो कुछ तो अलग था ना। तो आज भारत में लोग विदेश से पढ़ने नहीं आ रहे, भारत के लोग विदेश में पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। हमारी शिक्षा नीति इतनी कमजोर क्यों हो गई? हमने एक सर्वे किया था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जितने जजेज हैं वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। भारत में जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। हमारे सर्वे में ये निकल कर आया कि 98% लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के जजेज हों, चाहे उच्च न्यायालय के जजेज हों, चाहे वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हों, सीनियर डॉक्टर्स हों, सीनियर इंजीनियर्स हों, सीनियर प्रोफेसर्स हों, सीनियर साइंटिस्ट हों। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ने का स्तर इतना अच्छा था और भारत के संविधान के प्रति लोगों में आस्था भी उतनी ही ज्यादा अटूट थी। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला गया, सरकारी स्कूल कमजोर होते चले गए, प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, प्राइवेट कॉलेज खुलते चले गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? इसकी बारीकी में जाकर हमने उसका रिसर्च किया तो इसका कारण क्या है। जब इतने अच्छे रिजल्ट सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले लोग भारत को विकास के रास्ते पर ले जा पाए और उसी दौरान भारत में कितने सारे एंटरप्राइज बने, कितनी सारी गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनियां बनी, और वो जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ वो सरकारी कंपनी घाटे में चली गई, जो फायदे में हुआ करती थी वो बिकती जा रही हैं। सरकारी इतने सारे उपक्रम बंद हो गए। तो अगर प्राइवेट में ज्यादा काबिलियत थी तो भारत तरक्की के रास्ते में बहुत ज्यादा आगे निकल जाना चाहिए था। वो पिछड़ क्यों गया? और उस वक्त के पढ़ाई का खर्च इतना कम होता था। मैं अगर अपने पढ़ाई की बात करूं, नर्सरी से लेकर लॉ करने तक जितना टोटल मेरी पढ़ाई का फीस पे खर्च हुआ होगा, मैंने जोड़ा था एक दिन। तो मैंने अपने बड़े बेटे की एडमिशन जब मैंने कराया प्राइवेट स्कूल में उस वक्त, तो जितनी पूरी जिंदगी में मेरी फीस खर्च हुई उतनी केवल मेरे बेटे के एडमिशन पे खर्च हुई। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें इस मुद्दे पे गंभीरता से सोचना चाहिए। केवल ये चिंता लोगों को लगे कि जो लोग उनके यहाँ हजारों साल से गुलाम थे, जो मुफ्त में 15-15 घंटे काम करते थे, इस सरकारी एजुकेशन सिस्टम में जब उनका पढ़ने का मौका मिला तो वो लोग पढ़ने लिखने में आगे आए और गरीब से गरीब मजदूर के बच्चे भी जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे। तो उनको तकलीफ हो गई और उन्होंने उन्हीं को रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनेंगे तो उनके बच्चों के सामने कंपटीशन खड़ा होगा, उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। एक साजिश सबसे 40 साल पहले रची गई संविधान को खत्म करने की। वोट सबका चाहिए, वोट देने वाला वही वर्ग है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन उनका है, तो वोट चाहिए तो डायरेक्ट तो खत्म नहीं कर सकते थे, तो इनडायरेक्ट खत्म किया। एक तरफ एजुकेशन को धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलते गए, प्राइवेट कॉलेज खोलते गए और सरकारी बंद करते चले गए। एक सर्वे और हमने किया तो आरटीआई लगा के सूचना ली, तो आपको जान के ताज्जुब होगा, पिछले 15 सालों में करीब 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये मेरा डाटा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। और दूसरे सरकारी स्कूल जितने बने थे वो धीरे धीरे बंद हो गए, प्राइवेटाइज हो गए।
आज इंजीनियरिंग में आपका बच्चा एडमिशन लेता है, जिनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, प्राइवेट की नहीं, 1 साल की फीस 2 लाख से ज़्यादा है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, बाकी खर्चे अलग है। यानी 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स कराने के लिए एक माँ बाप को 12 से 15 लाख रुपए खर्च करना होगा। और हमारे देश में अगर SC और ST की बात करूं और माइनॉरिटी की बात करूं तो 99.5% लोग ऐसे हैं जो ये 12 से 15 लाख का अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। अगर मैं OBC की बात करूं तो 95% लोग ऐसे हैं जो ये 12-15 लाख का खर्चा नहीं उठा सकते। और अगर मैं ओपन कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की बात करूं तो उसमें भी कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे की पढ़ाई का 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स करवाने के लिए 12 से 15 लाख का खर्चा नहीं उठा सकते। तो फिर भारत जा कहाँ रहा है? केवल SC, ST, OBC, माइनॉरिटी नहीं, जनरल कैटेगरी के भी 90% लोग तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। वो भी सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज के ऊपर निर्भर हैं। और ऊपर से ये जो हेटर्ड, ये जो नफरत बढ़ रही है, जो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद बढ़ रहा है, आप अगर उसमें देखेंगे तो उसमें जिनका इस्तेमाल होता है, मारने वाला भी गरीब और मरने वाला भी गरीब, जेल जाने वाला भी गरीब, और फिर कोर्ट में धक्के खा के पूरे घर बेच के अपने बच्चे के केस को लड़ने वाला भी गरीब। बर्बाद कौन हो रहा है? दंगों में आपको कोई भी उस क्लास का आदमी जो अपने बच्चे की पढ़ाई पे 15-20 लाख खर्च करता है, उसके परिवार का बच्चा आपको न दंगे में मिलेगा, ना धार्मिक जुलूस में मिलेगा, ना वो कावड़ लेने जाता हुआ मिलेगा, ना किसी इस तरह के गतिविधियों में कहीं शामिल मिलेगा। तो तनेजा जी इशारा कर रहे हैं छोटा करें, तो मैं छोटा ही कर देता हूं, क्योंकि हम जस्टिस जसपाल सिंह जी को सुनेंगे। क्या करूं मैं पूरे देश में जा रहा हूं और लगातार जो देख रहा हूं, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो ले दे के वो सब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द है, तो मैं फिर रोक नहीं पाता। वो सारे मेरे भाव जो मन में है वो सामने आ जाते हैं। वो चूंकि अंदर का दुख है, मैं सच बता रहा हूं, मुझे ये मंत्री पद की कुर्सी छोड़कर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। लग रहा देश में पूरे जाकर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। मंत्री रह के कुछ सीमाएं थी, दिल्ली में ज़्यादा रहना होता, बाहर कम जाना होता, लेकिन अब हमारे पर खुल गए। पूरी इस लड़ाई को पूरे देश में जाके लड़ेंगे। और बहुत खुशी की बात है, लायर्स फॉर डेमोक्रेसी के हमारे साथी वो भी लगातार इन मुद्दों पर चिंतन करते हैं। और संविधान कैसे बचाया जाए, संविधान को जो खतरा है उसको बचाने के लिए तो कोर्ट भी सामने नहीं आ रही। सबसे ज़्यादा दुख तो इसलिए है, सबसे ज़्यादा दुख इसलिए जब कोर्ट भी सामने संविधान को बचाने के लिए नहीं आ रही, जबकि संविधान को बचाने की सबसे ज़्यादा बड़ी और प्राथमिक जिम्मेदारी वो तो कोर्ट की है, सर्वोच्च न्यायालय की। वही तो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी उसको सेव करने की है। और साथ में सरकारें जो पॉलिसी बनाती हैं वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, वो अपने अधिकार के क्षेत्र से बाहर जाकर तो नहीं, लेकिन आजकल वो हो रहा है। आजकल तो जो भी सरकारें बना रही हैं, पिछले मैं 10-12 साल से देख रहा हूं, वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके बना रही हैं। चाहे वो EWS का जजमेंट भी पढ़े तो वो संविधान से बिल्कुल हटके जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, मुझे लगता है उसमें संविधान को बचाना का मतलब होगा देश को बचाना। सबको चाहिए देश को अगर बचाना है तो भारत के संविधान को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे अवसर दिया और आप मुझे सुन भी रहे हैं, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।